नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां की दीवारों में हजार साल के गहरे रहस्य दबे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजशाला की। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि सच कहूं तो इतिहास के रूप में ये हमारी वो साझी विरासत है जिसमें ज्ञान, कला और समय के अनगिनत अध्याय छिपे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार टाइम ट्रैवल की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर हजार साल पुराने इतिहास के इन पन्नों को पलटें। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के धार में खड़ा ये स्मारक अपने आप में कितनी सदियों का गवाह रहा है। एक महान शिक्षा केंद्र से शुरू होकर कमाल की वास्तुकला और फिर युगों युगों तक होने वाले बदलाव। इस पूरे सफर को समझना सच में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है। और ये रहा हमारे आज के सफर का एक छोटा सा नक्शा। हम 11वीं सदी के उस स्वर्णिम युग से शुरुआत करेंगे, फिर 14वीं सदी के बड़े ऐतिहासिक बदलावों को देखेंगे। उसके बाद 1875 की वो रहस्यमयी खोज, 2003 के नए नियम और आखिर में बिल्कुल लेटेस्ट यानी 2024 के साइंटिफिक सर्वे तक पहुंचेंगे। हमारा पहला पड़ाव है भोजशाला का स्वर्णिम आरंभ, यानी 11वीं सदी का वो सुनहरा वक्त। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भोजशाला उस वक्त की कोई आम इमारत नहीं थी। इसे 1010 से 1055 ईस्वी के बीच परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था। नालंदा और तक्षशिला का नाम तो हम सबने सुना ही है। बिल्कुल उन्हीं की तरह भोजशाला भी एक ग्लोबल लर्निंग सेंटर था। यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स संस्कृत व्याकरण, प्राकृत कविताएं और खगोल विज्ञान जैसी चीजें सीखने आते थे। क्योंकि राजा भोज खुद विद्या की देवी सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इस जगह को सरस्वती सदन भी कहा जाता था। और सबसे कमाल की बात बताऊं, यहाँ की दीवारों पर पारिजात मंजरी जैसे पूरे के पूरे नाटक पत्थरों पर उकेरे गए थे। मतलब बच्चे बस गलियारों में टहलते हुए ही कितनी सारी चीजें सीख जाते होंगे। लेकिन समय हमेशा एक सा तो रहता नहीं है। अब आते हैं इतिहास के अगले पन्ने पर, यानी मध्यकाल और उस दौरान हुए ऐतिहासिक बदलावों पर। 14वीं सदी आते आते इस जगह का रूप पूरी तरह से बदलने लगा था। इसे एक टाइमलाइन की तरह देखिए। सबसे पहले 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क ने धार पर हमला किया, जिससे इस परिसर को काफी नुकसान पहुंचा। फिर लगभग 100 साल बाद 1401 में दिलावर खान गौरी ने इसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में करना शुरू कर दिया। और 1456 में महमूद शाह खिलजी ने इस मुख्य परिसर को कमाल मौलाना मस्जिद का नाम दे दिया, जो असल में बाहर मौजूद एक सूफी संत की मज़ार के नाम पर था। यहाँ पर पुरातात्विक दृष्टिकोण से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए स्वरूप के लिए मूल मंदिर के ही खंभों और नक्काशीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। अब इन ऐतिहासिक बदलावों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और खोए हुए खजाने की कहानी भी जुड़ी है, वाग्देवी की मूर्ति का सफर। राजा भोज ने इस मुख्य परिसर में वाग्देवी यानी सरस्वती माँ की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन समय के साथ वो मूर्ति कहीं खो गई। फिर साल आता है 1875। मेजर कीनकेड नाम के एक ब्रिटिश अफसर को खुदाई के दौरान यह ऐतिहासिक मूर्ति वापस मिल गई। और फिर क्या हुआ? 1880 में ये बहुमूल्य प्रतिमा हजारों मील दूर सीधे लंदन भेज दी गई। जी हाँ, आज भी ये मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ही सुरक्षित रखी हुई है। और यही वजह है कि कई हिंदू संगठन आज भी इसे भारत वापस लाने की लगातार मांग कर रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं अनूठी वास्तुकला के रहस्यों के बारे में, जो आज भी इन पत्थरों में कैद हैं। आर्किटेक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ एक नंबर बहुत ही खास है, और वो है 84। भोजशाला की ये पूरी की पूरी भव्य इमारत 84 विशाल खंभों पर टिकी है। और अगर आप इन खंभों को ध्यान से देखें तो आज भी इन पर उकेरी गई अप्सराएं, बेलबूटे और शंख व चक्र जैसे प्राचीन हिंदू प्रतीक आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे। ये खंभे सचमुच अपने मूल स्वरूप की कहानी खुद बयां करते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ की दीवारें सचमुच किताबों की तरह काम करती थीं। परिसर में आज भी 2 बड़े शिलालेख मौजूद हैं। इनमें से एक पर कूर्म शतक लिखा है, जो कछुए के अवतार पर एक कविता है, और दूसरे पर प्राकृत व्याकरण के नियम दर्ज हैं। वहीं अगर वास्तुकला में आए बदलावों को देखें तो जो जगह असल में गर्भगृह थी, उसे बाद में एक मस्जिद की मेहराब से ढक दिया गया और वहां प्रवचन के लिए मिंबर बना दिया गया। यानी आज आप वहां खड़े होकर दोनों ही युगों की कला को एक साथ देख सकते हैं। सदियों पुराने इन साम्राज्यों और इमारतों से निकलकर अब हम आधुनिक काल की व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। 1995 के आसपास जब कुछ विवाद हुए
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 2003 में इस साझा जगह के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष नियम बना दिए। उन्होंने समय को कुछ इस तरह बांटा। मंगलवार का दिन हिंदू समुदाय के लिए तय किया गया, जहां सुबह से शाम तक पूजा और हनुमान चालीसा की अनुमति दी गई। वहीं शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज के लिए दिया गया। साल में एक दिन वसंत पंचमी पर, जो कि सरस्वती जी का दिन होता है, पूरे दिन विशेष हिंदू पूजा का अधिकार दिया गया। और बाकी दिनों का क्या? बाकी दिनों में ये जगह सिर्फ 5 रुपए के टिकट पर आम पर्यटकों के लिए खुली रहती है। ये एक ही ऐतिहासिक जगह को 2 समुदायों के बीच बांटने का एक बहुत ही अनोखा मैनेजमेंट है। लेकिन भोजशाला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं एकदम वर्तमान पर। एएसआई का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की एक याचिका के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहां एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। और इसके लिए उन्होंने कमाल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, कार्बन डेटिंग और 3D लेजर स्कैनिंग। सोचिए, बिना जमीन खोदे इन मशीनों ने बता दिया कि सतह के नीचे क्या छिपा है। इन आधुनिक उपकरणों की मदद से कई प्राचीन मूर्तियां, गर्भगृह के स्पष्ट अवशेष और पुराने शिलालेख एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गए। और इसी विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया और भोजशाला स्थल को एक मंदिर घोषित किया। यह निर्णय पूरी तरह से उन वैज्ञानिक सबूतों और पुरातात्विक खोजों पर आधारित था, जो एएसआई ने अपने आधुनिक सर्वे में जमा किए थे। तो 11वीं सदी के इस विश्व स्तरीय ज्ञान के केंद्र से लेकर आधुनिक विज्ञान और कोर्टरूम तक के इस लंबे सफर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। समय के साथ बदलती इस धरोहर को हम कैसे संजो सकते हैं? इतिहास सिर्फ उन उकेरे गए पत्थरों में नहीं है, बल्कि उसे समझने और सहेजने की हमारी कोशिशों में भी है। इतिहास के रूप में यह हमारी एक ऐसी साझी विरासत है जिसे गहराई से जानना हर दौर में बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और इतिहास के इन पन्नों से जुड़े रहिएगा।